आज क्लास 11th का एक और टॉपिक है जिसका नाम है वायरस। हालांकि पंच जगत प्रणाली का ये पार्ट नहीं है, वायरस को एक अलग रखा हुआ है। वायरस बहुत ही छोटे जीव होते हैं और हाल ही में आप सभी जानते हो कि एक छोटे से वायरस ने पूरे विश्व में, वर्ल्ड में उत्पात मचा रखा है। तो उस वायरस के बारे में हम पढ़ेंगे। वायरस जो शब्द है, खुद शब्द जो है वो विष प्लस अणु से बना है, क्योंकि इसका नाम है विषाणु। बहुत ही छोटा जीव है। प्रकृति के अंदर सबसे पहले भी शायद जो हम जैविक सिद्धांत पढ़ते हैं तो उनमें भी पता चलता है कि सबसे पहले जो आने वाला जीव है वो भी यही है, विष प्लस अणु अर्थात विषाणु, जिसको वायरस हम इंग्लिश में बोलते हैं। इसकी जो अलग एक शाखा है उसका नाम है वायरोलॉजी। यानी इस शाखा के अंदर समस्त प्रकार के वायरस का अध्ययन किया जाता है। अभी हाल ही में आपने सुना कि कोरोना के कारण चीन की एक लैब, वुहान लैब, वहाँ पर सिर्फ वायरसों की लैब है, यानी वायरसों के ऊपर वर्क किए जाते हैं। बहुत सेंसिटिव कार्य है। तो ये वायरोलॉजी एक स्टडी है, शाखा है, इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। वायरस की जो खोज है, इसकी खोज जो सबसे पहले वो की है इवानोव्स्की ने। इवानोव्स्की ने खोज की है। हालांकि हुआ ऐसे था कि TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस नाम दिया गया था। हालांकि स्टेनले ने इसकी खोज की थी। तंबाकू के अंदर एक उसकी पत्तियों के अंदर रोग पाया गया, तंबाकू को बोलते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस, तो उसके कारण उसका नाम TMV दिया गया था। तो सबसे पहले इस TMV की स्टेनले मिलर ने की थी, लेकिन इवानोव्स्की ने सबसे पहले वायरस की खोज की, वायरस शब्द दिया है। और ये वायरस, इस वायरस के खूब सारे अलग अलग गुण हैं जिसके कारण हम वायरस को जैविक और अजैविक। कौन सी क्लास? उधर देंगे वो आपके सामने। तो ये TMV या इवानोव्स्की मोज़ेक वायरस है। इस वायरस के देखिए हम पढ़ेंगे कि ये बहुत ही छोटा जीव है। लगभग 10 से लेकर के 200 nm तक इसका साइज होता है। nm का मतलब होता है नैनोमीटर, यानी बहुत ही छोटा है, जिसको आप आंखों से तो क्या, सूक्ष्मदर्शी से देखना भी बहुत जटिल होता है। इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी चाहिए देखने के लिए। अब देखिए इनके जैविक गुणों के बारे में और अजैविक गुणों के बारे में, हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये इन दोनों के बीच की कड़ी मानी हुई है। वायरस जो है वो जैविक और निर्जीव के बीच की कड़ी है। इनके अंदर हम पढ़ेंगे जैविक गुणों को भी पढ़ेंगे और अजैविक गुणों को भी पढ़ेंगे, यानी इनके दोनों के बीच की कड़ी है। वायरस जो है वो सजीव भी नहीं मान सकते, निर्जीव भी नहीं मान सकते, दोनों के बीच की कड़ी है। जैविक गुण कौन से हैं, अजैविक गुण कौन से हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इनका जो गुण है वो है कि ये जीवाणुओं से छोटे होते हैं। जीवाणुओं से छोटे, इतने छोटे होते हैं कि इनको जीवाणु की फिल्टर आता है, उस फिल्टर से भी आप इसको अलग नहीं कर सकते हैं, इतने छोटे होते हैं। यानी वैसे भी हमने आपको लिखा दिया कि ये 10 nm से लेकर के 200 nm तक हो सकते हैं। 10 nm बहुत ही छोटा होता है, तो ये जीवाणुओं से भी छोटे होते हैं। दूसरा इनका आता है कि इनके अंदर आनुवंशिक पदार्थों की पुनरावृत्ति होती है। आनुवंशिक पदार्थों की पुनरावृत्ति का मतलब आप जानते ही हो कि ये आनुवंशिक पदार्थ जो है वो चेंजेज होते रहते हैं, इनके अंदर पुनरावृत्ति दर्शाते हैं। तो ये इनका मुख्य गुण है। तीसरी यदि बात करूं तो इनके अंदर उत्परिवर्तन, आप जानते होंगे, आपने जेनेटिक्स पढ़ी होगी, उसमें एक शब्द आया होगा उत्परिवर्तन, यानी अचानक परिवर्तन होता है। और अभी आप जानते ही हो, इसको हम एक अलग भाषा में लिख सकते हैं वेरिएंट। आपने सुना होगा कि वायरस जब कोरोना आया तो उसके एक नॉर्मली वायरस, सामान्य वायरस था, उसके बाद में इसके खूब सारे वेरिएंट आए और अभी हाल ही में एक चल रहा है डेल्टा वेरिएंट।
वेरिएंट का मतलब होता है कि अपनी बॉडी के अंदर इतनी जल्दी अचानक परिवर्तन करता है कि जब तक, इसी के कारण इनका जो वायरसों के संबंधित बीमारी होती है उनका इलाज ढूंढना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि जब तक वैज्ञानिक उस वायरस की संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं तब तक वो वायरस अपना वेरिएंट चेंज कर लेता है। तो इसी वेरिएंट के कारण इनमें बहुत ही जल्दी वेरिएंट उत्पन्न होते हैं, इसी के कारण ये इनका खास गुण है, उत्परिवर्तन दर्शाता है। तो इन वेरिएंटों को जानना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए उस बीमारी का इलाज भी ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। आप सभी जानते हो कि अभी डेल्टा वेरिएंट कोरोना का अभी चल रहा है, नया वेरिएंट है। अब वेरिएंट में DNA हो सकता है, RNA हो सकता है, ये सब आप जानते हो। इसके अलावा दूसरी बात करूं तो ये देखो, विकिरण के प्रति, ताप के प्रति और रसायन के प्रति क्रिया दर्शाते हैं। कुछ होते हैं जो विकिरण की प्रतिक्रिया दर्शाएंगे, कुछ होंगे जो ताप के प्रतिक्रिया दर्शाएंगे, और कुछ जो है वो केमिकल के प्रति रिएक्शन दर्शाते हैं। तो ये भी वायरसों का प्रमुख गुण है। इस वायरसों के कारण, इनके अलावा इनके अंदर एंटीजेनिक गुण भी इनके अंदर पाया जाता है। तो ये भी इनका प्रमुख लक्षण है। छठी बात करें तो इनके अंदर आनुवंशिक पदार्थ DNA या RNA, दोनों पदार्थ नहीं होंगे, या तो DNA होगा या RNA होगा। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और RNA है तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड। जिनके अंदर DNA होगा उनमें आनुवंशिक पदार्थ का काम DNA करेगा, जिनके अंदर RNA होगा उनके अंदर आनुवंशिक पदार्थ का काम RNA करेगा। दोनों एक साथ इनमें नहीं होते हैं। तो ये इनका विषाणुओं का प्रमुख लक्षण है। इनके अलावा इनके यदि लक्षणों की बात करूं तो ये गुणन परपोषी कोशिका के अंदर दर्शाते हैं। गुणन परपोषी, यानी इनके अंदर गुणन जो है वो परपोषी कोशिका के अंतर्गत। तो ये सभी के सभी गुण जो है वो जैविक गुण आते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे अजैविक गुणों के बारे में कि अजैविक कौन कौन से हैं। अब देखिए, अजैविक गुणों के अंदर ये है, पहला गुण की बात करूं तो इनका क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है। स्टैनले ने यह बताया कि वायरसों को आप कई सालों तक क्रिस्टल, यानी रवि, क्रिस्टल जानते होंगे, क्लास 9th में पढ़ा होगा, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में, बहुत ही छोटा कण है लेकिन इनको क्रिस्टल के रूप में आप कई सालों तक आप इसको रख सकते हैं, यानी इनका क्रिस्टलाइजेशन किया जा सकता है। ये कहा है स्टैनले ने। दूसरा, इनके अंदर एंजाइम नहीं होते। ये भी आपने समझ लिया होगा, परपोषी कोशिका में गुणन करता है, यानी ये परपोषी की कोशिका में जाएगा तो ये सजीव हो जाएगा, बाहर पड़ा रहेगा तो ये निर्जीव होगा, यानी ये परपोषी की कोशिका में ही गुणन करता है, अन्यथा नहीं करता। तीसरी यदि ये बात करूं, एंजाइम नहीं होते। जैविक रासायनिक जो उपापचयी क्रियाएं होती है वो नहीं दर्शाता, उपापचयी क्रियाएं नहीं दर्शाता। तो ये कुछ गुण हैं जो इनके अजैविकीय गुण हैं, और कुछ ऐसे गुण हैं जो जैविकीय गुण हैं, जिसी के माध्यम के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो वायरस है वो जैविक और निर्जीव के बीच की कड़ी है, यानी सजीव और निर्जीव की कड़ी है। ये सजीव और निर्जीव की कड़ी, यानी इनके अंदर सजीव के गुण भी है और इसके अंदर निर्जीव के गुण भी पाए जाते हैं। अब देखें, यदि आकार की बात करूं तो घनाभ आकार के भी हो सकते हैं, कुंडलित आकार के भी हो सकते हैं, और इसके अलावा जटिल भी हो सकते हैं। कई आकार के ये वायरस पाए जाते हैं। आपने एड्स वायरस का चित्र भी पहले देखा होगा। तो इस प्रकार से इनके संरचनाएं, आकार है। अब देखिए, वायरस के अंदर वास्तविक रूप से होता क्या है। हालांकि देखो, जो भी वायरस होगा उसके अंदर DNA या RNA होगा, या तो DNA होगा या RNA होगा, और बाहर आवरण होगा। जैसे कि मान लो आपने वो पहले पढ़ा होगा, DNA या RNA इस प्रकार का होगा अंदर, और बाहर की ओर आवरण होगा। संरचना सिंपल सी संरचना है। बाहर की ओर प्रोटीन का आवरण है जिसको कैप्सोमियर्स बोला जाता है, और अंदर की ओर DNA या RNA, इन दोनों में से एक आनुवंशिक पदार्थ इनके अंदर मौजूद होता है। तो इनके बारे में ये आप जानते हो। अब पढ़ते हैं इनका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, यानी इनको कितने वर्गीकरण में बांटा हुआ है। तो आपके ये पहले, अब देखिए वायरस का यदि मैं क्लासिफिकेशन बताऊं तो
LHT, लॉफ, हॉर्नियर और टॉर्नियर। लॉफ, हॉर्नी, टॉर्नियर ने इसका वर्गीकरण दिया था, इसलिए इसको 2 वर्गों के अंदर बांटा है। पहला है डीऑक्सी वायरा और दूसरा है राइबो वायरा। डीऑक्सी राइबो का मतलब होता है कि ऐसे वायरस जिनके अंदर डीएनए अणु पाया जाता है, आनुवंशिक पदार्थ के रूप में इसके अंदर डीएनए अणु पाया जाएगा। दूसरा होगा राइबो वायरा, अर्थात इसका है कि ऐसे जिनके अंदर आरएनए पाया जाता है। डीएनए और आरएनए के उपस्थिति के आधार पर ही इनका वर्गीकरण किया गया, तो इनको डीऑक्सी वायरा और राइबो वायरा के अंतर्गत बांटा गया। डीऑक्सी वायरा को आगे 3 भागों में बांटा गया है। डीऑक्सी हेलिका, डीऑक्सी क्यूबिका और डीऑक्सी बाइनाला। ये इनके आकार के आधार पर बांटा है कि ऐसे वायरस जिनके अंदर डीएनए मौजूद है उनको डीऑक्सी वायरा के अंदर रखा गया, उनको आगे फिर 3 भागों में बांटा गया उनकी संरचना के आधार पर। इनमें भी डीएनए है, इनमें भी डीएनए है, इनमें भी डीएनए, लेकिन इनका आकार जो है वो कुंडलित, यानी ऐसे वायरस जिनका आकार कुंडलित था उनको डीऑक्सी हेलिका के अंतर्गत रखा गया। ऐसे वायरस जिनका आकार क्यूबिक यानी क्यूब के समान था उनको डीऑक्सी क्यूबिका में रखा गया। ऐसे वायरस जिनका आकार बाइनाला के आकार का था, नलिका के समान थे, उनको डीऑक्सी बाइनाला के अंतर्गत रखा गया। इसी प्रकार इसके अंदर भी 2 प्रकार आएंगे आपके, ज़्यादा नहीं है। एक तो राइबो हेलिका और एक राइबो क्यूबिका, यानी 2 आकार इनके अंदर भी बांटे गए। इसके अंदर बाइनाला इसमें नहीं है, यानी ये भी कुंडलित ऐसे वायरस जो आरएनए थे उनके अंदर, और वो हेलिका यानी कुंडलित आकार के थे। और ऐसे वायरस जिनके अंदर आरएनए और क्यूबिक आकार का ये इनका आकार था, तो उनको इसके अंतर्गत रखा गया। तो ये आपके इनके उदाहरण हैं। अब यदि मैं आगे बात करूँ डीऑक्सी वायरा के अंदर देखें तो कीटो वायरसों को रखा गया। डीऑक्सी क्यूबिका के अंतर्गत देखें तो हैप्लो और पेप्लो, इसकी देखें तो यूरो, इनके अंदर रेबडो, आपने रेबीज़ का वायरस सुना होगा, और इसके अलावा टोगो, जिम्नो उसके अंतर्गत रखा गया। तो ये वायरसों का वर्गीकरण है जो आप आगे पढ़ेंगे। अब आगे हम पढ़ते हैं कि इनके अंदर जनन किस प्रकार से होता है। वायरसों के अंदर जनन, हालांकि कृत्रिम आर्टिफिशियल विधियां अपनाई जाती है, लेकिन फिर भी जनन के बारे में पढ़ते हैं कि वायरसों के अंतर्गत जनन जो है वो 2 प्रकार का आता है, लयनकारी और लयकारी। जनन की 2 प्रकार की विधियां हैं। हालांकि देखो, वायरस के जनन के लिए जीवाणु की आवश्यकता पड़ती है, जीवाणु ज़रूरत होता है, लयनकारी और लयकारी। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे लयनकारी के बारे में। इसको इंग्लिश में लयनकारी को बोलते हैं लाइटिक, इनको बोलते हैं लाइटिक। इसके अंतर्गत क्या होगा, लयनकारी के अंतर्गत आपने जीवाणु भोजी सुना होगा। जीवाणु भोजी वायरस है, जीवाणु भोजी खुद जो है वो वायरस है। अब देखिए जीवाणु भोजी की संरचना, हालांकि अगले पाठों में हम पढ़ेंगे, इस टाइप की संरचना होती है। जीवाणु भोजी वायरस है, नाम जीवाणु भोजी है, या इंग्लिश में बैक्टीरियोफेज बोलते हैं, लेकिन वो विषाणु है, वायरस है। अब ये लयनकारी में क्या होगा, ये इस प्रकार का विषाणु होता है। विषाणु के अंतर्गत आप जानते ही हो डीएनए या आरएनए मौजूद होगा। ये क्या करेगा, इसके साथ में चिपकेगा। कौन, जीवाणु भोजी। ये है जीवाणु भोजी, ये है जीवाणु। पहली अवस्था में ये आएगा कि जीवाणु जो होता है, जीवाणु भोजी के ऊपर की ओर वायरस, यानी ये जीवाणु भोजी वायरस जो है वो आकर के चिपकेगा। अगले स्टेप में क्या करेगा, ये अपना जो अंदर आरएनए डीएनए होता है वो इसके अंदर स्थानांतरण कर देता है। ये वायरस की, ये जीवाणु की सेल है, इसके अंतर्गत पहले से ये डीएनए आरएनए मौजूद है, और ये ऊपर से क्या करेगा, ये अपने जो है वो स्थानांतरित कर देगा आरएनए को या डीएनए को।
फिर ये क्या करेगा, तीसरे में इनके अंदर ये डीएनए के टुकड़े अंदर और ये डीएनए के टुकड़े आपस में संयोजित होंगे और संयोजित होकर के अंतर्गत खूब सारे जीवाणु भोजियों का निर्माण करेंगे। इस टाइप से जीवाणु भोजी अंतर्गत बन जाएंगे। जीवाणु भोजी बनने के पश्चात इनकी कोशिकाओं के अंतर्गत जीवाणु की कोशिका फटेगी और ये जीवाणु भोजी जो है वो बाहर की ओर मुक्त हो जाएंगे, यानी ये जीवाणु भोजी बाहर की ओर मुक्त हो जाएंगे, यानी इसमें एक से ज़्यादा जीवाणु भोजी बाहर की ओर निकल जाएंगे और बाहर मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार से 4-5 स्टेप है। लयनकारी के अंतर्गत क्या होगा, जीवाणु चिपकेंगे, सबसे पहले हो गया संयोजन, उसके बाद में स्थानांतरण, ये अपना आनुवंशिक पदार्थ उस जीवाणु की कोशिका में स्थानांतरित करेंगे। जीवाणु कोशिका में स्थानांतरित करने के पश्चात उनके अंदर ये संयोजित होंगे आपस में, और संयोजित होने के पश्चात लाइटिक एंजाइम या लाइसोजाइम एंजाइम होगा, जिसके पश्चात ये कोशिका बाहर की ओर फटेगी और ये जीवाणु भोजी जो है जितने हैं मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार से एक जीवाणु भोजी से अनेक प्रकार के जीवाणु भोजियों का निर्माण हो गया। तो ये इनकी जनन की लयनकारी विधि है। इस विधि के अंतर्गत जीवाणु कोशिका नष्ट हो जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट, जीवाणु सेल जो है वो हो जाएगी नष्ट और ये अपने जीवाणु भोजी हो जाएंगे बाहर, वो मुक्त। दूसरा है आपके लयकारी। लयकारी में स्टेप तो इसी प्रकार के हैं, लेकिन उसमें होता यूँ है, उसमें भी यही होगा, ये चिपकेंगे, स्थानांतरित होगा, लेकिन उसके अंदर स्थानांतरण होने के पश्चात में ये अंतर की ओर बनेंगे और बनने के बाद में वो बाहर विमुक्त होंगे। लेकिन जीवाणु कोशिका जो होगी लयकारी के अंतर्गत नष्ट नहीं होती है, नष्ट नहीं होती है। तो ये आपकी विधि में फ़र्क है। जीवाणुओं में जनन इस प्रकार से होता है, तो ये आप आसानी से अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो पढ़ने के पश्चात है इसका आप अब देखते हैं जीवाणुओं के लाभ या ये विषाणुओं के लाभ या हानियाँ क्या है। हालांकि देखो विषाणु कोई लाभ तो इतने देते नहीं हैं, फिर भी देखते हैं कि जैविक नियंत्रण के अंतर्गत जल के शुद्धिकरण में गंगा नदी का जल इसी जीवाणु भोजियों के कारण शुद्ध रहता है, क्योंकि ये जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। जीवाणु भोजी जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, इसलिए उस पानी के अंदर बैक्टीरिया बिल्कुल रहता ही नहीं है, तो वो है जल के शुद्धिकरण के अंदर भी काम आता है। कुछ ऐसे भी वायरस होते हैं जो संकेतक के रूप में, विकिरण संकेतक के रूप में काम में आते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो प्रतिजैविक उत्पादन के रूप में बाधक, प्रतिजैविक उत्पादन बाधक के रूप में काम में आते हैं। अब देखते हैं कुछ ऐसे विषाणु हैं जो बीमारियां फैलाने का काम करते हैं। आपने खूब सारे सुने होंगे, मानव के अंदर भी रोग उत्पन्न करते हैं, जीवों के पौधों के अंदर भी रोग उत्पन्न करते हैं। अब कुछ रोगों की मैं बात करता हूं, जैसे कि चेचक, आपने नाम सुना होगा। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा सुना होगा, खसरा सुना होगा, पोलियो सुना होगा, रेबीज सुना होगा, हेपेटाइटिस सुना होगा, और इसके अलावा जुकाम वगैरह ये सब सुने होंगे। चेचक पॉक्स वायरस से होता है, आपके नाम भी लिख लेता हूँ, चेचक पॉक्स वायरस। इसके अलावा दूसरा है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो है वो आपके ऑर्थोमिक्सो वायरस से होता है, ऑर्थोमिक्सो वायरस। इसके अलावा आपके रोग है खसरा रोग, मिक्सो वायरस से होता है। रेबीज रोग आपने सुना होगा, रेबडो वायरस से होता है। कोरोना हाल ही में चल ही रहा है। इसके अलावा स्वाइन फ्लू सुना होगा, H1N1 से होता है। जुकाम सुना होगा, राइनो वायरस से होता है। वैसे खूब सारे वायरस है, पोलियो वाला पोलियो वायरस है। तो ये खूब सारे ऐसे हैं जो आपके वायरस जनित बीमारियां उत्पन्न करते हैं। सबसे बड़ा आपने सुना ही होगा एड्स, HIV वायरस, HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से खूब प्रकार की पादप की बीमारियां भी है, जैसे कि टमाटर के अंदर वामन रोग, कुर्छितागर रोग, तंबाकू का मोज़ेक रोग, आलू का मोज़ेक रोग, पपीता का मोज़ेक रोग। खूब सारे ऐसे पादपों के अंदर भी रोग है जो इस वायरस के द्वारा उत्पन्न होते हैं। और मक्का के अंदर घाटी रोग ये भी, और चावल के अंदर वामन रोग, पौधा चावल का बौना रह जाता है। तो ये खूब सारे रोग हैं जो वायरस के द्वारा होते हैं। आप अच्छी तरीके से इन रोगों को पढ़ें। खूब सारे कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि चेचक किस वायरस से होता है,
रेबीज किस वायरस से होता है, उस वायरसों के नाम भी ध्यान में रखते हैं। कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि दिए गए निम्न में से वायरस जनित बीमारी को छांटिए, जिसमें 3 जीवाणु की बीमारियों को दे देंगे और चौथी वायरस की बीमारी दे देंगे, तो वो कन्फ्यूज करती है। इसलिए आप अच्छी तरीके से इसको पढ़ें। थैंक यू वेरी मच। आगे हम हालांकि वायरस के बारे में भी आगे पढ़ेंगे, एक जीवाणु भोजी की संरचना के बारे में पढ़ेंगे, वायरॉन क्या होता है और विरुट्स क्या होता है उसके बारे में भी हम इनका एक वीडियो और बनाएंगे। थैंक यू।